तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम पहला 0 निकालते हैं, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के लिए आप पहले 2 और 12 इनको मल्टीप्लाई करते हो। 2 और 12 मतलब पहला टर्म x क्यूब का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो वैल्यू आ जाएगी 24। 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको क्या करना होता है, एक बार +1 पुट करोगे, +1 से काम नहीं बनेगा तो -1 पुट करोगे। अगर दोनों से काम नहीं बना तो +2 से ट्राई करोगे, नहीं तो फिर -2 से ट्राई करोगे। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर हम पहला 0 निकालते हैं। जैसे कि इस केस में मानो x का वैल्यू, ये हमारा fx था, ये हमारा fx था, और x का वैल्यू 1 निकालने के कारण, मतलब जब हमने f(1) निकाला तो f(1) का वैल्यू 0 आ गया, और जब यही f(1) का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम कहते हैं x - 1 is a factor, x - 1 is a factor of fx, ये वाला जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन था, ठीक है। x - 1 is a factor of fx। ठीक है गाइस, तो जैसे ही आपको ये मिल जाता है फिर आप क्या करते हैं, फिर हम एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अब इसी को लिखते हैं हम, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और आ सकती है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस। तो ये हम x - 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 0, और यहाँ पे एक वो आ जाएगा क्वेश्चन। अब यही जो क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइज करोगे, वहां से आपको बाकी जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या चीज याद रखना है कि जब भी आपको एक क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा और आपको उसके जीरोस निकालने हैं, तो यू विल लुक इनटू द कोएफिशिएंट ऑफ द x क्यूब एंड द कांस्टेंट। जैसे इस केस में 2 और 12 था, उनका प्रोडक्ट करोगे, उनका प्रोडक्ट आ गया 24। 24 के फैक्टर्स देखोगे, तो 24 के फैक्टर्स के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हमारा 8 भी आएगा, 12 भी आएगा एंड 24 भी आएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इन फैक्टर्स में से आपको क्या करना है, मान लो आपने सबसे छोटा वाला वैल्यू पहले सिलेक्ट किया, तो छोटा वाला वैल्यू है 1, तो एक बार आप 1 पुट करके चेक करोगे और एक बार -1 पुट करके भी चेक करोगे, ठीक है। फिर आप एक बार 2 पुट करके चेक करोगे, एक बार -2 पुट करके चेक करोगे। मानो 1 से काम हो गया तो फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। अगर +1 -1 पुट करके काम नहीं हुआ तो हम एक बार 2 डाल के देखते हैं। अगर f(2) = 0 आता तो हम x - 1 से डिवाइड करके बोलते रिमाइंडर 0 है। ये शिकर तो 5 भी 24 का फैक्टर है। 5 कहां लिखा है? अच्छा 5 नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये अप्रोच यस से सर, आप थैंक यू। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट बताइए, फराज। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किए हो? 5 और 4 तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आ गया गाइस। यस सर, सिमिलर है सर। ए आंसर, ए है आंसर। अगेन वही अप्रोच रहेगा, यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट है 1 और हमारा क्या कहते हैं कांस्टेंट है 24, तो 1 × 24 24 कर लोगे। अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी 24 आया था, तो वही हम +1 -1 +2 -2 करके शुरू करेंगे। ये ऑप्शंस देखने के साथ ही साथ पता चल रहा है कि हम +-1 लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में x - 1 या फिर x + 1 दिख ही नहीं रहा है। तो आप सीधा यहाँ पे चेकिंग किससे शुरू करोगे? आप चेकिंग शुरू करोगे x, एक बार +2 डालोगे, +2 से काम बन जाएगा तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी आंसर होता है। +2 से काम नहीं बनेगा तो हम माइनस को पुट करेंगे, ठीक है। बताना है या हम आगे बढ़ सकते हैं? इस पार्ट में बताना एक बार, ये क्वेश्चन हो जाएगा या आगे, मुझे करना पड़ेगा बोर्ड पे? गिव मी अ कंफर्मेशन। प्रहलाद ने बोला करने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग एक बार बताओ। नुष्का, शिखर, विनायक, अब्दुल्ला, हो जाएगा? ठीक है अगम्य, ओके। सो ठीक है गाइस, जहां पे दिक्कत होगा प्लीज बताइएगा, बट मैं टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। अगर आपको आता है तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे निकलेंगे।
जैसे अब ये आपके पास आया है द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वेयर p एंड q बोथ आर ग्रेटर देन 0 हैज इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन। कैसे किए हो इस क्वेश्चन को? ये थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल पे क्वेश्चन जा चुका है। किसी ने किया है इस क्वेश्चन को? एनीवन? किसने सॉल्व किया? क्या हो गया? नो वन इज रिप्लाइंग। कोई दिक्कत? अंशु, अनुष्का, फराज, विनायक, शिखर एंड अब्दुल्ला, क्या हो गया? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? ये क्वेश्चन हुआ था, कर पाए थे या नहीं कर पाए थे? बस इतना बताओ। अब्दुल्ला कह रहा है नहीं हुआ था। बाकी लोग? दिक्कत से नहीं हुआ। अनुष्का, विनायक, किसी से नहीं हुआ था क्या? विनायक का कहना है ऑप्शन ए। विनायक कैसे किए हो फिर ये बताओ? आपने अगर ऑप्शन ए बोला है तो कैसे सॉल्व किया ये बताओ? ठीक है अनुष्का, देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। विनायक पहले ये बताइए। लेट x इज इक्वल टू 1 से क्या होगा? विनायक अनम्यूट करके बताओ यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो। निकालो क्या सेशन थे अभी? बाकी लोगों ने बोला उनसे नहीं हुआ, आपने बताया ऑप्शन है। अभी तरीका पूछ रहा हूं तो लेट x इज इक्वल टू 1 कर रहे हो। सर वो हुआ था कि हम बना रहे थे तो हमको जितना वैल्यू आने का लगा तो हम वो मार्क कर दिए। या तुक्का मारे हो? फिर वो बोलो ना, सही तरीका नहीं है ये। किसी से सॉल्व नहीं हुआ वो दिक्कत नहीं है। कोई अगर कह रहा है कि हमने ये मार्क किया है तो मैं पूछूंगा, तो फिर वहां पे टाइम वेस्ट मत करो कोई। चलिए अभी पहले इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बाकी पे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को एकदम लास्ट में पकड़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। लोग फंसे होंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ax स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। एक ये पॉलिनोमियल है, इसको मान लेते हैं f ऑफ x, अगले वाले को मान लेंगे g ऑफ x। तो g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग पॉलिनोमियल को x प्लस 4 से डिवाइड किया। मतलब पहले वाले को भी x प्लस 4 से डिवाइड किया, दूसरे वाले को भी x प्लस 4 से डिवाइड किया। पहले वाले में रिमाइंडर आया r1, दूसरे वाले में रिमाइंडर आया r2। तो हमको निकालने के लिए बोला है द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 2r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे हम लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि ये भी किससे डिवाइड हो रहा है? ये भी डिवाइड हो रहा है x प्लस 4 से। अब आपको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? अब्दुल्ला, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? एक बार अनम्यूट करके बताओ।
नो अनुष्का, आई वांट टू नो रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में रहता है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है। अब्दुल्ला को क्वेश्चन पूछा, भागा है वो। देखिए गाइस, जो रिमाइंडर थ्योरम होता है और जो फैक्टर थ्योरम होता है, फैक्टर थ्योरम के बारे में हम पढ़ते हैं आफ्टर रिमाइंडर थ्योरम, राइट। रिमाइंडर थ्योरम कहता है सिंपल टर्म्स में, व्हेन f ऑफ x, कोई भी एक x का पॉलिनोमियल, जब x माइनस a से डिवाइड किया जाता है, कोई भी x का पॉलिनोमियल जब x माइनस a से डिवाइड किया जाता है, तो उस केस में रिमाइंडर आता है। हमको एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर है f ऑफ a। जब हम f ऑफ x को डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर आप एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, देखो ये लीनियर है ना, x का पावर 1 है, तो इस केस में हमारा रिमाइंडर हो जाता है f ऑफ a। ठीक है, आपको एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा f ऑफ a का वैल्यू निकालना, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ft लिख रहा हूं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम कहता है इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a जो होगा ना, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखिएगा अनुष्का एंड एवरीवन, कि रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर के बारे में बस बताता है कि आप अगर इससे डिवाइड कर रहे हो तो एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये निकालो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन जो फैक्टर थ्योरम है वो कहता है कि डिवीजन करने के बाद अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, ओनली इन दैट केस हम बोलेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx। x minus a is a factor of fx। ठीक है, so guys just give me 1 minute, हाँ। मीनवाइल आप लोग फटाफट एक बार डिवाइड करो, इसको किससे डिवाइड करना है, x प्लस 4 से। तो आप इसको x प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, r1, और r2 क्या आएगा, मेरे को फटाफट बताओ। ठीक है गाइस, देखो ये चैप्टर अगर आपके पास कोई सीनियर है जो 10th में है, आप इवन उसका एनसीईआरटी का बुक उठाओगे ना, तो उसका एनसीईआरटी 10th के एनसीईआरटी का भी जो सेकंड चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स है, और अगेन उसके स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में यही सारी चीजों का डिस्कशन किया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इन सारी चीजों का वहां पे यूज भी होता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा फॉर यू गाइस। तो x प्लस 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे r1 का जो वैल्यू होगा गाइस, r1 का वैल्यू होगा f ऑफ -4 के बराबर, और यहाँ पे जो r2 निकलेगा रिमाइंडर 2, वो होगा g ऑफ -4 के बराबर। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, ये हम लिख पा रहे हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो नाउ लेट्स क्विकली कैलकुलेट कि f ऑफ -4 क्या होगा। तो f ऑफ -4 में हम लोग x की जगह पे -4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16 है, -4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 48 -3। ठीक है, तो ये बन गया फाइनली 16a + 45।
फिर आता है g ऑफ -4, ठीक है। अब आएगा g ऑफ -4, यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखेंगे, सॉरी -4 रखेंगे, तो -4 का क्यूब होता है -64, -64 इंटू 2 हो जाएगा -128, यहाँ पे +20 +8, तो ये बन गया -108 +8, ठीक है। इसके आगे मैं फिर अब नहीं करूंगा क्योंकि इसके बाद कुछ ज्यादा बचा नहीं। दिस इज माय R1, this is my R2, and according to the question 2R1 minus R2 is equal to 0. According to the question 2R1 minus R2 is equal to 0. तो आप R1 की वैल्यू पुट कर देना, R2 की वैल्यू पुट कर देना, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, A का वैल्यू मिल जाएगा और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। So I hope this part is clear. Very good, शिखर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। शिखर आपने 33 लिखना था ना आपको, सॉरी आपने 33 लिखा है, यहाँ पे 45 आएगा। प्लीज एक बार मैं देखो, ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, आप लोग फटाफट रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अंशु, अगम्य का थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा है। अंशु, अनुष्का, फराज, इज इट ओके? प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करना है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं? इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते, लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी टर्म से कुछ कैंसिल हो जाता, कुछ बचता, वहां से आपको x का वैल्यू मिल जाता। So do I need to solve this question? फटाफट अनम्यूट करके बता दो, क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना पड़ेगा? ओके, ठीक है। सिंपल सी चीज है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन को देखने, देखो ये पेपर मैंने नहीं बनाया था, इन क्वेश्चन देखकर सीधा जो मेरे दिमाग में अप्रोच आ रहा है वो आपके भी दिमाग में आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस एक्स 1/x का होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, उसे एक्सपैंड करोगे और देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो ये सॉल्व करना है वो एक्चुअल डिवीजन या एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करना है। जैसे अगर मैं बात करूं ऊपर, तो ऊपर 0.87 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 बार। तो 0.87 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 0.87 का क्यूब, फिर 0.13 तो वो हो गया 0.13 का क्यूब। नीचे 0.87 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो उधर बन गया 0.87 का स्क्वायर माइनस 0.87। देखो मैं इसको बस एक फॉर्मूला में लिखना चाहता हूं, फिर आप लोग को समझा दूंगा क्या क्यों कर रहा था। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा हूं, बोर्ड पे देखिए। तो ये हमारे पास शॉर्ट में जहां पे 3 बार मल्टीप्लाई हुआ वहां पे मैंने उसका क्यूब लिख दिया, जहां पे 2 बार मल्टीप्लाई हुआ वहां पे मैंने स्क्वायर लिख दिया। विनायक कहां चले गए थे? तो अगर हम यहाँ पे अपने इजीनेस के लिए a का वैल्यू 0.87 मान लो, b का वैल्यू 0.13 मान लो, तो ये कहने के लिए हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है? दैट a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और नीचे भी हमारे पास क्या है?
ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? आपको क्वेश्चन ने ऐसा एक्सप्रेशन इसीलिए दिया था ताकि आप वो आइडेंटिटी पहचान सको। ओके, आइडेंटिटी पहचान सको। आइडेंटिटी आया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा a प्लस बी। a को क्या माना है? 0.87, b को क्या माना है? तो 0.13। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.87 प्लस 0.13, जिसका सम हो जाएगा फाइनली 1। ठीक है, तो देख सकते हो कि मैंने कहीं पे भी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं किया। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी परफॉर्म नहीं किया, मैंने आइडेंटिटी कौन सा लगेगा उसको रियलाइज किया और हमारा काम बहुत इजी हो गया। नहीं तो आप खुद ही इमेजिन करो गाइस, 0.87 का अगर आप क्यूब निकालने जाते तो कितना टाइम लग जाता? 0.13 का क्यूब निकालने जाते तो कितना टाइम लग जाता, राइट? So next, क्वेश्चन नंबर 10। विनायक अनम्यूट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? विनायक अनम्यूट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? आपसे कुछ पूछा जा रहा है? यस सर सी। कैसे किए हो? सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व किए हैं सर, उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व क्या किए हो? कोई इक्वेशन थोड़ी दिया हुआ है। सर y को 2 लिए हैं और x को 1 लिए हैं, तो उस हिसाब से एक सॉल्यूशन हो गया 2:1, और उसके बाद आ जाएगा ऐसे करते करते और फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट। गलत है अप्रोच, फिर से गलत है। क्यों गलत है अप्रोच? ध्यान से देखो, आपका आंसर कैसे सही हो रहा है? फिर सारे जो अप्रोच आपके गलत हो रहे थे। देखो गाइस, जब आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 देता हूं और मैं बोलता हूं कि इसके सॉल्यूशंस निकालिए, तो उस केस में हो सकता था कि किसी ने x का वैल्यू 0 रखा होगा, तो x का वैल्यू 0 रखने से 2 into 0 plus 3 हो गया। 2 into 0 plus 3 का मतलब कि वो 3 ही रहेगा। उसके बाद हो सकता था किसी ने x का वैल्यू 1 रखा, x का वैल्यू 1 रखा तो 2 into 1 plus 3 5, तो y का वैल्यू वहां पे 5 आ गया। तो ये फिर ग्राफ में आप प्लॉट करके ज्वाइन कर देते थे। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपने x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा तो क्या y 0 आएगा कभी? आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा विनायक? सबसे पहले, और ये बाकी सबको भी समझा रहा हूं, टेस्ट में अगर आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट में, और ऑफलाइन टेस्ट जब होगा, जब वो आप टेस्ट हमारे सामने दे रहे होगे जहां पे हम आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करने देंगे, वहां पे अगर अचानक जो अच्छा स्कोर करता था उसका स्कोर गिरेगा ना, तो उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनकी खूब सुनवाई होगी, बहुत ज्यादा। एकदम ध्यान में रख लेना, कोई भी अगर थोड़ा भी चीटिंग करके टेस्ट वगैरह दे रहा है तो ये चीज बंद कर दो, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट जैसे ही शुरू होंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने या उसके अगले महीने से शुरू होने वाला है, तो फिर जिसका भी परफॉर्मेंस अचानक गिरते हुए दिखा ऑफलाइन वालों में, तो पता चल जाएगा, कि हमें भी पता चल जाएगा और फिर हम आपके पेरेंट्स को भी बताएंगे कि आप भर के चीटिंग कर रहे हैं। तो कोशिश यही रखना कि जितने मार्क्स आते हैं वो खुद के आएंगे, चीटिंग वाले ना हो। अब जब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, y is equal to 2x plus c, y is equal to 2x minus c and y is equal to 2x। तो जब क्वेश्चन ने आपको ये 3 इक्वेशंस दिए और पूछा कि इसमें से किसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, तो सबसे पहले बताओ अगम्या, ओरिजिन का
कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है गम्या? What are the coordinates of origin? 0,0, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि जब मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि इसमें से कौन सा इक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में 0,0 सेटिस्फाई करेगा, कौन सा इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखने पे और y का वैल्यू 0 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। जैसे यहां देखो, अगर मैं y का जगह पे 0 रख रहा हूं और x का जगह पे 0 रख रहा हूं, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है, लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट आ गया ना, तो ये ओरिजिन से पास नहीं कर सकता। सिमिलरली यहां देखो, y के जगह पे 0 रखा, x के जगह पे भी 0 रखा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है, लेकिन राइट हैंड साइड में -c है, तो अगेन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड वाला y is equal to 2x। अब यहाँ पे जब आप x के जगह पे 0 रख रहे हैं एंड y के जगह पे भी 0 रख रहे हैं, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है, तो ये इक्वेशन आया जो ओरिजिन से पास करेगा, इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा। तो दिस इज द करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर किसी ने कोई दूसरा अप्रोच लगाया है तो गलत है। मोर ओवर आपको सी का वैल्यू पता नहीं है तो आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर किसी को लग रहा है कि हम, कोई कह रहा है मेरे को कि मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो कैसे ड्रॉ किया भाई? उनको सी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू नहीं पता तो ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। फिर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ओरिजिन से वही पास करेगा जो जहां पे x और y की जगह 0 0 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इज इट क्लियर? शिखर, अनुष्का, अंशु, विनायक एंड फराज, अगम्या, क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको? देख सकते हो ना, बहुत इजी था। मतलब कि अगर किसी को अप्रोच पता होता तो वो बहुत इजीली देखकर ही आंसर कर लेता, उसको कुछ दिक्कत ही नहीं होती। विदाउट पेन एंड पेपर वाला क्वेश्चन था ये। Next, question number 11. Same, very much similar to question number 10. The graph of y is equal to x plus 3 contains the point. तो आप ऑप्शन ए पुट करके देखोगे, ऑप्शन ए में x 0,1 है, इसका मतलब है 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे 0,1 है। 0,1 होने का मतलब है कि x के जगह पे 0 पुट करेंगे, y के जगह पे 1 पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा आंसर है वो आंसर मीट कर रहा है ऑप्शन बी में, क्योंकि ऑप्शन बी है 1,4। तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 3 हो गया 4 और y का वैल्यू भी यहाँ पे 4 है। तो इस केस में हमारा लेफ्ट हैंड साइड शुड इक्वल्स राइट हैंड साइड हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस द पॉइंट ऑफ द फॉर्म m, -m लाइज। अगेन ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से है और ये 10th और 11th वाले के जैसा ही है। आपको कैसे पता चलेगा? आप इसको पुट करोगे ना, कोऑर्डिनेट्स को पुट करोगे। जैसे पहला इक्वेशन में तो y है ही नहीं, तो आप x के जगह पे m रखोगे, x के जगह पे m रखोगे, लेकिन राइट हैंड साइड में -m है। m और -m एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, x के जगह पे m, y के जगह पे -m, तो ये बन गया m - m और m - m का वैल्यू है 0, तो 0 राइट हैंड साइड में भी 0 है, तो इसीलिए हमारा आंसर बन गया ऑप्शन 2। कोई अगर ऑप्शन 3 में पुट करके देखता तो x इज इक्वल टू y लिखा हुआ है, तो x के जगह पे तो m आएगा, y की जगह पे -m आएगा। क्या x और m और -m इक्वल हो सकते थे? नहीं हो सकते थे, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 भी पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। If x - 1 is a factor of fx, then it must be a factor of। अब आपको पता है कि x - अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
ये क्वेश्चन का आंसर तभी हो पाएगा जब आप एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर करोगे। फरहाद एक बार अनम्यूट करना। यस सर। फरहाद 6 का एक फैक्टर बताओ। सर 1 3। 1 के अलावा 3। अच्छा 6 का, अब बताओ अगर आपने बोला कि सर 6 का फैक्टर है 3, तो 6 का अगर हम कोई भी बड़ा मल्टीपल लेते हैं उसका भी फैक्टर 3 होगा या नहीं होगा? एक बार रिपीट कीजिए। क्वेश्चन है, जब मैंने पूछा 6 के बारे में, तो 6 का आपने फैक्टर क्या बोला? 6 का फैक्टर बोला आपने 3। अब अगर मैं 6 के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करूं तो क्या उसका भी फैक्टर एक 3 होगा? यस और नो? यस सर। मान लो कुछ भी रख लेते हैं हम लोग, 2 रख लेते हैं, तो 6 × 2 12 हो गया। क्या 12 का फैक्टर 3 होता है? यस सर। अगर हम 2 के जगह पे 3 रख लेंगे तो 18 बन जाएगा। 18 का फैक्टर 3 होता है? यस सर। अगर यहाँ पे हम 5 रख लेंगे तो 6 × 5 30। क्या 30 का फैक्टर 3 होता है? यस सर। राइट। तो इससे फाइनली क्या पता चला कि अगर हम एक नंबर ले रहे हैं 6 या कोई भी नंबर और उस 6 का फैक्टर है 3, ठीक है, 3 आने के बाद अब हम 6 का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो जो नया नंबर होगा उस नया नंबर का भी एक फैक्टर 3 होगा ही होगा। राइट। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बोला हुआ है x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो अगर वो fx का फैक्टर है तो fx के साथ अगर कोई दूसरी चीज मल्टीप्लाइड है उसका भी वो फैक्टर हमेशा रहेगा। यस और नो फराज? रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। 6 के जगह पे fx आ गया, फैक्टर हमारे यहाँ पे 3 था, इस केस में हमारा फैक्टर है x - 1। तो 6 के साथ हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी फैक्टर हमेशा 3 रहने वाला है। सिमिलरली fx के साथ हम किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी फैक्टर x - 1 हमेशा रहेगा। तो उसी को देखते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन ए में fx के साथ gx मल्टीप्लाइड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, बाकी ऑप्शंस में कहीं पे एडिशन हो रहा है तो कहीं पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वहां पे फैक्टर वाली चीज लागू नहीं होगी। कहीं पे एडिशन हो सर रहा एक बार और बता दीजिए। है, इसको मैं एग्जांपल से ही बताता हूं। b is a factor of 6। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 6 इंटू अगर कोई नंबर रखेंगे तो क्या उसका भी फैक्टर 3 होगा? तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कुछ भी रखेंगे तो हमेशा वो फैक्टर आएगा। 6 प्लस समथिंग, 6 के साथ कोई नंबर जोड़ते हैं तो क्या 6 के साथ हम चाहे कोई भी नंबर जोड़े, क्या फैक्टर हमेशा 3 आएगा? जैसे यहाँ पे देखा था ना अभी, 6 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए उस वैल्यू का हमेशा एक फैक्टर आता है 3। अब मेरा क्वेश्चन है कि मान लो कि हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे थे, हम 6 में कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, तो क्या उस केस में हमेशा 3 एक फैक्टर आएगा? नो सर। नहीं आएगा। एग्जांपल ले सकते हो, 6 + 1 रख लिया 7, 7 का फैक्टर 3 नहीं होता। 6 के साथ 2 ऐड कर दिया 8, 8 के साथ 8 का फैक्टर 3 नहीं होता। अब मानो कि प्लस की जगह पे अगर हम माइनस भी कर देते तो भी सेम बात होता। 6 - 1 होता है 5, 5 का फैक्टर 3 नहीं है। 6 - 2 होता है 4, 4 का फैक्टर 3 नहीं है। ओके, तो मेन अल्टीमेट चीज ये जो आपको पहचाननी है वो ये कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उससे सेम फैक्टर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमेशा फैक्टर रहेगा, हमेशा फैक्टर रहेगा। तो अब इसी क्वेश्चन में 6 के जगह पे मानो कि fx है, 6 के जगह में fx है, 3 के जगह पे x - 1 है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x - 1 अगर fx का फैक्टर ऑलरेडी गिवन है तो इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ व्हाट? तो अगर
एक्चुअली देखोगे तो ऑप्शन ए में एफ एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया गया है, जी ऑफ एक्स जो भी होगा वो मल्टीप्लाई किया गया है एफ ऑफ एक्स के साथ। लेकिन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखोगे तो एफ ऑफ एक्स के साथ कुछ चीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसीलिए बी सी डी फैक्टर नहीं हो सकते। द आंसर हैज टू बी ऑप्शन ए। आ रही है बात समझ में क्या आप लोगों को? आया समझ में? फराज, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है गाइस। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है कि फैक्टर वेक्टर जो चीज होती है इसको आप अपना बेसिक मैथ्स के साथ यूज करो, रिलेट करो। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को वो बच्चा इजीली सॉल्व कर लेता जो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता 6, 3 ये सब करके। तो अगर आप कहीं पे फंसते हो तो आप इसको रिलेट करो कि यहाँ पे फैक्टर का मतलब, तो ये फैक्टर वर्ड तो सेम है, तो डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगा, बस नंबर की जगह पे एक्सप्रेशन आ गया है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not a linear equation in two variables? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है x के ऊपर पावर, x या y जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर पावर होना चाहिए मैक्सिमम 1। तो ऑप्शन 1 में देखते हैं तो वेरिएबल के ऊपर पावर है 1। ऑप्शन 3 देखते हैं तो उधर भी वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर है 1। लेकिन ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 में पावर है 2, मैक्सिमम पावर 2 है, वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं कहा जा सकता, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी क्वेश्चन। विनायक बताना क्वेश्चन नंबर 15 कैसे किया? विनायक फटाफट बताओ। अभी देखो इसको अनम्यूट करने में टाइम लगता है। विनायक, कुछ पूछा जा रहा है आपसे, रिस्पॉन्ड करो। विनायक कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? चलो फिर मैं निकालता हूं आपको यहां से। बाय बाय गाइस। रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को निकाला है सेशन से, अभी भी निकालूंगा, ध्यान रखिएगा। आपसे सॉल्व नहीं हो रहा अलग बात है, आपको थोड़ा सा स्टेप्स पता है वो अलग बात है, तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करना, इट्स एन इंसल्ट and it's wasting time of me as well as of other students. So Anshu, please unmute yourself and tell me कि question number 15 आप कैसे करते हैं? So B is the correct answer. क्या लॉजिक है? लॉजिक बताओ। Sir, because it has constant distance from y-axis. कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बोलोगे? देखो ये चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, और राइट नाउ जिस तरीके का आप लोगों का रिस्पांस स्पीड है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जितना लेट से आप रिस्पांस करते हो उस हिसाब से आप में से अभी कोई भी मुझे ओलंपियाड लेवल का बच्चा नहीं दिखते, ज्यादा से ज्यादा आप बोर्ड लेवल के बच्चे दिखते हो, वो चीज से काम नहीं चलेगा। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड का एग्जाम्स के लिए तैयारी करेगा, बस बेसिक नॉलेज रखकर वो सक्सेसफुल हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो प्लीज और दिमाग शार्प रखो, इतना इजी चीजें पूछ रहे हैं आपसे। आपने बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता था लाइन या तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो या एक्स एक्सिस के नीचे हो,
अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस का, तो उस लाइन का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करते, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। यही हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे हो सकता था वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर हो, या फिर हो सकता था वो लाइन एक्स एक्सिस के नीचे हो। इन बोथ द केसेस लाइन आपको बताया गया है, एकदम क्लियर कट लिखवाया गया है, जो कि आपने नोट नहीं किया होगा, कि जो भी एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका इक्वेशन होता है y is equal to constant. Whenever a line is parallel to x axis, उसका इक्वेशन होता है y is equal to constant, because उस लाइन का x एक्सिस से डिस्टेंस सेम होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। एंड x एक्सिस से डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब ऑर्डिनेट जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट में एक एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट होता है, तो इस केस में इसका ऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। जैसे हो सकता था ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट होगा x1, a, ये पॉइंट होगा x2, a। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का जो एब्सिसा है वो एब्सिसा चेंज हो गया, लेकिन दोनों पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, दोनों पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो सेम है। तो क्योंकि ये हर पॉइंट में ये चीज लगेगा, इसलिए कहा जाता है कि a line which is parallel to the x axis, उसका y कांस्टेंट होता है। A line which is parallel to the x axis, उसका y कांस्टेंट होता है। एंड उसका उल्टा, अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, जहां पे x के पैरेलल था तो y कांस्टेंट है, सिमिलरली अगर y के साथ पैरेलल होगा तो उसका x कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उसका x कांस्टेंट होगा। तो अब क्योंकि हमारा x के साथ पैरेलल है, तो हमको बस ऑप्शंस में वो देखना था कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन है जहां पे y इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है। तो ऑप्शन ए में तो y और x दोनों है, ऑप्शन बी में y है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी में x इज इक्वल टू कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब y के साथ पैरेलल होता है। एंड ऑप्शन डी में x और y दोनों है, तो ये किसी के साथ पैरेलल नहीं हो सकता। ओके, आज की क्लास में स्टूडेंट बहुत कम है, अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, सो नाउ आप लोगों को अभी हमारे पास 10 से 15 मिनट बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन हमारा अभी भी बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबको एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लो शॉर्ट में, फिर हम थोड़ी देर में इसका डिस्कशन करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आप सबको ऑलरेडी पता होगा। अगम्य वो डिस्कशन हम आई थिंक बाद में ही करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। आज एक्चुअली बाकी स्टूडेंट्स नहीं आए हुए हैं, तो अभी मैं नहीं करूंगा। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x² + px + q, x² + px + q, where p and q is greater than 0, has its minimum value when, ठीक है। तो आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देते हैं हम लोग रीथिंक करने के लिए। सोचो कि क्या क्या लॉजिक लगाओगे। वैसे गाइस ये क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल पे चला जाता है, मतलब जनरली कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा क्लास 9 का, तब भी कोशिश करो जो हो सके।
ओके गाइस सुनो, ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, क्योंकि 10th मतलब जो ओलंपियाड वगैरह के तैयार करते हैं उनको सीधा पता होता है कि ये जो होगा इसका जो मतलब ऐसे केसेस में जो मिनिमम वैल्यू आती है ना, मिनिमम वैल्यू आती है -b/2a के ऊपर। तो ये वाली चीज आपको अगर डायरेक्टली नहीं पता तो यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। क्या होता है कि अगर मैं इसका ग्राफ का बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा x² + x + 1, x² + x + 1 ऐसा कुछ लिखा है, क्योंकि मुझे p भी ग्रेटर देन 0 चाहिए और मुझे q भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो मुझे x का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव चाहिए और मुझे कांस्टेंट भी पॉजिटिव चाहिए। तो उस केस में, ठीक है, उस केस में यहाँ पे बोला जाता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ का शेप होगा इस तरीके का, और इस ग्राफ का शेप इस तरीके का होगा, ठीक है। वैल्यू लेकर पढ़ा मतलब नहीं कह पाओगे, एक्चुअली में इसका ट्रिक होता है, जिसने भी पेपर बनाया था उसने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया कहने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो वी कैन लीव द क्वेश्चन फॉर नाउ, क्योंकि ये फिलहाल आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। मैंने अभी तक कोई ओलंपियाड वाली चीज आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, बिकॉज लेट से सेशन शुरू हुआ है और मेरा टारगेट है कि पहले बोर्ड्स को कवर कर ले, फिर ओलंपियाड पे जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। दिस इज, यू कैन कंसीडर दिस एज आउट ऑफ सिलेबस। अगर किसी को मार्क्स मिल गए तो अच्छी बात है, बट ये आपको पढ़ाया नहीं गया था और आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा पढ़ा नहीं होगा। तो अगली क्लास में हम लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में स्टूडेंट्स भी ज्यादा नहीं है, तो कुछ और डिस्कशन करना विल बी लॉस फॉर देम, ठीक है गाइस। तो थैंक यू एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।